हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आउटरीची इंटर्न के बारे में। हम लोग ये देखेंगे कि आउटरीची इंटर्न के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, क्या कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, कैसे आपको एप्लीकेशन में आंसर करना है, एंड हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी जानेंगे जिससे आप ये एप्लीकेशन प्रोसेस इजीली क्वालिफाई कर पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्विक इंट्रोडक्शन। सो वानी, वुड यू लाइक टू जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Yeah, sure. Thank you, Gantavya, for having me. And hello, everyone. I'm Vani Chitkara, and I'm a final year student to IGT2WMA. And previously, Microsoft में intern थी, and now I'll be joining Palo Alto Networks as a software engineer. And I was an outreach intern last year, May 2021 cohort में, and abhi, like for the past 2-3 cohorts, I've been giving mentorship to a lot of students about outreach. So आज इस पॉडकास्ट के थ्रू सेम हम वही चीज करने वाले हैं एंड आई होप इस पॉडकास्ट से काफी लोगों को क्लियर हो जाए कि आउटरीच का प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं एंड होपफुली इस पॉडकास्ट के बाद काफी लोग आउटरीच में सिलेक्ट हो भी जाएं। बहुत सही। इससे हमको एक चीज़ ये पता चलती है कि अगर फर्स्ट सेकेंड ईयर से ही आपका अच्छे प्रोग्राम्स सिलेक्शन होता है तो आगे की प्रोसेस आपके लिए बहुत इजी हो जाती है। जैसे वानी का केस अगर हम देखें तो इनका सेकेंड या फर्स्ट ईयर में ही एक अच्छी इंटर्नशिप लगी थी आउटरीच में। देन इसके बाद इनकी जो आगे की इंटर्नशिप लगी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, देन फुल टाइम रोल जो हो गया फोर्थ ईयर में, तो बहुत ईजी हो जाता है आगे का प्रोसेस। सो आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि आउटरीच इंटर्न होता क्या है। तो सबसे पहले ये बताओ कि आउटरीच इंटर्न है क्या और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। सो आउटरीच एक ऐसा ओपन सोर्स प्रोग्राम है जिसमें जो एलिजिबिलिटी होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि जो विमेन है और बाकी अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स हैं। जैसे कि इस प्रोग्राम में आप देखोगे कि बहुत कम ही मेल पार्टिसिपेंट्स होते, मेल कैंडिडेट्स होते, बिकॉज मेनली ये फीमेल सेंट्रिक प्रोग्राम है, ज़्यादातर फीमेल्स आती है एंड दैट टू जिनका मतलब बैकग्राउंड ऐसा होता है कि उनको फाइनेंशियल या सोशल इकोनॉमिक कुछ उन्होंने इश्यूज फेस करे हो, डिस्क्रिमिनेशन फेस किया हो। तो मेनली ये प्रोग्राम है एंड इसका बेनिफिट ये है कि जैसे ये अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स जो है इनको इजीली इतना ब्रेकआउट करने को नहीं मिलता टेक इंडस्ट्री में, बट इस प्रोग्राम के थ्रू दे गेट एन एक्सपीरियंस जो कि उनके सीवी में हाईलाइट होगा। तो उस वजह से उनको काफ़ी ईजी हो जाता है आगे के अपॉर्चुनिटीज ढूंढना। एंड आउटरीच के जो खुद भी प्रोग्राम मैनेजर्स होते हैं या बाकी मेंटर्स होते हैं वो भी काफ़ी हेल्प करते हैं ताकि आपको प्रोग्राम के बाद भी कुछ कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती रहे। तो ये मेन प्रोग्राम का पर्पस है कि जो अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स के लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले टेक इंडस्ट्री में आने का। ओके, सो अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो आउटरीच इंटर्न बेसिकली एक प्रोग्राम है जो अंडर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स को एक मौका देता है अपनी स्किल्स शो करने का, स्किल्स को एनहांस करने का। राइट, बिल्कुल सही। ओके, सो एक बार आपको पता चल गया कि प्रोग्राम क्या है, देन इसके बारे में जानते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पर इसकी एप्लीकेशन फिल करना है, एंड बेसिकली एप्लीकेशन कहाँ पर फिल करना है, कैसे फिल करना है, इसके बारे में थोड़ा बताओ। तो वैसे तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, लाइक अगर आपकी इंटर्नशिप मई में शुरू होनी है तो उसके लिए फरवरी में अभी एप्लीकेशंस खुल चुकी हैं। outreachy.org वेबसाइट पे एप्लीकेशन फिल करनी होती है एंड एप्लीकेशन सिंपल है, लीविंग अपार्ट दी जो ऐसे क्वेश्चंस है, क्योंकि हम लोगों को एसेज लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है, बाकियों से प्रूव कराना कि अच्छा हमने सही लिखा है, ग्रामर सही है, सेंटेंसेस सही हैं। तो सबसे पहला पार्ट होता है इनिशियल एप्लीकेशन, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आपकी टाइम अवेलेबिलिटी है मई से अगस्त के दौरान या नहीं है। और टाइम अवेलेबिलिटी का ये होता है कि आपको मिनिमम 42 दिन 42 डेज कंजिक्यूटिवली खाली चाहिए होंगे। आपके एकेडमिक कैलेंडर में ये शो होना चाहिए, नहीं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस नियरली जीरो हो जाते हैं। तो आप तभी अप्लाई करें जब आपके पास कोई और इंटर्नशिप ना हो समर के टाइम पे या फिर कोई और कमिटमेंट ना हो, नहीं तो आपका सिलेक्शन मुश्किल होगा। ऑल्सो जो एप्लीकेशन में है उसमें आपके थोड़े बहुत पास्ट ओपन सोर्स एक्सपीरियंस पूछा जाता है कि आपने ओपन सोर्स में पहले कंट्रीब्यूट किया है तो कैसे कैसे किया है, डॉक्यूमेंटेशन, कोड, ग्राफिक डिजाइन वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें पूछी जाती है। एंड मेनली हम आते हैं अब ऐसे क्वेश्चंस पे। तो 4 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं और इनका जो टॉपिक होता है वो ऐसे रिवॉल्व करता है कि आप अंडर रिप्रेजेंटेड कैसे हैं, आपसे कभी डिस्क्रिमिनेशन हुई या नहीं है, क्या आपने कभी ऐसा फेस किया है कि यू डिड नॉट बिलोंग टू समवेयर जहाँ आप हैं अभी। तो इसी तरह के 3-4 क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमें 200 वर्ड्स में आंसर करना होता है। ओके, सो सबसे पहले तो हमको अप्लाई करना है outreachy.org पे, राइट। एंड उसके बाद जो एप्लीकेशन आएगी हम लोग के पास उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे आई गेस। हाँ जी, 4 क्वेश्चंस होते हैं वो। 4 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं एंड ये अराउंड 200 वर्ड्स के होते हैं। राइट। एंड ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसके बारे में कुछ एग्जांपल दे सकते हो किस टाइप से आपने आंसर करे थे उस टाइम पे, जैसे आपको लगता है कि इस टाइप के अगर हम आंसर्स लिखें उसमें तो ये आंसर ईजिली क्वालिफाई हो सकते हैं।
राइट। सो मैंने अपने आंसर्स जब मैं लिख रही थी, मैं तभी सेकेंड ईयर में आई थी, तो मेरे पास स्कूल की कोचिंग क्लासेस की बहुत मेमोरीज थी, जहाँ ऐसा था कि लाइक मतलब लड़कियों का ये था कि अरे इनसे नहीं होगा, हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, हम लड़के हैं, हम ही क्रैक करेंगे आईआईटी जेई, लड़कियां तो बस यहाँ टाइम पास करने आई हैं, इनका तो वैसे भी गर्ल्स कोटा लग जाएगा, कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा। लोगों की थिंकिंग होती है ये। स्कूल में भी जैसे एक साइबर सिक्योरिटी क्लब था मेरा, तो 20 लड़कों में सिर्फ 2 लड़कियां थी, जबकि हमारे मतलब क्लासरूम का रेशियो मैं कहूंगी नहीं कि इतना बुरा था, साइंस में भी थी लड़कियां, बट पर्टिकुलरली उस क्लब में जहाँ थोड़ा गीकी स्टफ था, जहाँ करना था हम्म। काम, वहां सिर्फ 2 लड़कियां थी। तो और लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ना मुझे बहुत खलता था कि ठीक है सारे लड़के ही लड़के यहाँ पे और लड़कियां होनी चाहिए। तो ये चीजें मैंने अपने ऐसे में मेंशन करी कि मेरे साथ ये चीजें हुई है, मैं देखती हूँ कि यहाँ पे हम लोग बहुत अंडर रिप्रेजेंटेड है इस जगह पे। तो ये सब चीजें मैंने मेंशन करी। ऑल्सो यही कोचिंग के इंस्टेंसेस की कैसे कैसे मतलब लोगों को ये आइडिया होता है कि ये होता है नोशन अंदर कि नहीं लड़कियों से तो नहीं होगा जेई वगैरह, हम कर लेंगे लड़के। तो ये सब चीजें मैंने मेंशन करी, एंड वही मैंने अपनी पर्सनल स्टोरीज बहुत बताई कि क्या क्या और चीजें हुई, और जैसे मैं फिर वुमेन्स यूनिवर्सिटी में मुझे कितना चेंज दिखा कि जब लड़कियां एक इन्वायरमेंट में इकट्ठे होती हैं तो उनको कितना सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिल सकता है। तो ये सब चीजें मैंने मेंशन करी अपने ऐसे में। बिल्कुल सही बताया यार। अगर आप ये एप्लीकेशन फिल कर रहे हो इस बार, तो आप ये ट्राई करो कि आपके अराउंड में जो भी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं उसको मेंशन करो, क्योंकि जो एग्जांपल्स आप मेंशन करोगे उसमें ये देखना है आपको कि ईजिली रिलेटेबल एग्जांपल्स हों वो। क्योंकि जब भी इंटरव्यूअर या कोई भी जो एचआर है वो आपके जब आंसर्स पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि कितने रिलेटेबल आंसर्स हैं। आपको कोई भी फैंसी आंसर्स नहीं लिखना है उसमें, जो भी आंसर्स हों वो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स लिखें, एंड ट्राई करें कि बिल्कुल नेचुरल रखें आंसर को। ओके, सो एक बार आपके एप्लीकेशन क्वेश्चंस हो गए जो कि ऐसे क्वेश्चंस हैं, इसके बाद क्या होता है? उसके बाद अराउंड 3 हफ्ते वेट करना पड़ता है रिजल्ट का। तो ओके। ईमेल में आता है कि आप आगे नेक्स्ट राउंड में बढ़े या नहीं। तो ये नेक्स्ट फैब राउंड है में होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन। हाँ, ये फेब में जैसे एप्लीकेशन बनती हुई, तो ये रिजल्ट आता है मार्च के थर्ड मार्च में। वीक या मार्च एंड तक भी आ सकता है, ओके। डिपेंड करता है इनकी टाइमलाइन कैसे चल रही है। तो मुझे याद है मेरा रिजल्ट आया था मार्च एंड में। तो उसपे फिर आपको ईमेल में ये पता चलता है कि आप नेक्स्ट राउंड में मूव करें या नहीं करें। तो नेक्स्ट राउंड है कंट्रीब्यूशन पीरियड, तो फिर उसकी डिटेल्स बताई जाती है कि अच्छा कैसे-कैसे कंट्रीब्यूशन पीरियड में करना है आगे काम। तो ये सब चीज़ें उस ईमेल में मेंशन्ड होती हैं, एंड देन कंट्रीब्यूशन पीरियड का शुरू हो जाता है। तो आपको मतलब वेबसाइट पे प्रोजेक्ट्स दिख जाते हैं कि कौन-कौन सी ऑर्गनाइजेशंस आई हैं, उनके क्या-क्या प्रोजेक्ट्स हैं। तो कंट्रीब्यूशन पीरियड के दौरान आप उन चीज़ों पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनके प्रोजेक्ट्स में। तो कंट्रीब्यूशन पीरियड कौन से मंथ में होता है? जैसे मार्च में आपने बताया कि हुँ, एप्लीकेशन के हुँ। रिजल्ट्स आ जाते हैं, हाँ, देन कब तो स्टार्ट होता है कंट्रीब्यूशन पीरियड? तो एप्लीकेशन के रिजल्ट्स आते ही हम्म। अगले दिन शुरू हो जाता है कंट्रीब्यूशन पीरियड, ओके। एंड वो 1 महीना लास्ट करता है। तो उस 1 महीने के दौरान आपको प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने हैं, मतलब मैक्सिमम 3 प्रोजेक्ट्स इज़ द आइडियल नंबर कि ठीक है 3 से ज़्यादा आप हैंडल नहीं कर पाओगे, बिकॉज़ साथ में कॉलेज चल रहा है, साथ में और चीज़ें चल रही हैं। तो 3 प्रोजेक्ट्स तक आप चूज़ कर लो जो आपके डोमेन के हो। ओके। तो वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके आप उसमें कंट्रीब्यूट करिए, एंड अच्छे से कंट्रीब्यूट करिए। ये नहीं कि छोटे-छोटे कंट्रीब्यूशन कर दिए बस कि ठीक है स्पेलिंग मिस्टेक फिक्स कर दी, ये कर दिया। वो कंट्रीब्यूशंस गिने नहीं जाते हैं। मेजर कंट्रीब्यूशंस करने जैसे कोड चेंजेस हो गए, या फिर अगर आप किसी ग्राफिक डिज़ाइन की कम्युनिटी में कर रहे हैं, तो अच्छे-अच्छे डिज़ाइन्स प्रेज़ेंट करना कि आपके डिज़ाइन्स एटलीस्ट 2-3 बार अप्रूव कर दिए कम्युनिटी ने एंड दे आर यूजिंग योर डिज़ाइन्स। तो इस तरह से आप कंट्रीब्यूशन करेंगे तब आपके चांसेस होते हैं कि आप एज़ एन इंटर्न सेलेक्ट हो जाए फिर आगे। मतलब कुल मिला के आपके जो भी कंट्रीब्यूशंस है वो वैल्यूबल कंट्रीब्यूशंस होने चाहिए। ट्रू, सिर्फ छोटे-छोटे कंट्रीब्यूशंस नहीं, बहुत वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस करने पे ही आपको इंटर्न बनने का मौका मतलब मिलेगा। जो लार्जर इम्पैक्ट क्रिएट करें बेसिकली। वही। कुछ एग्जांपल दोगे इसका, जो आपके टाइम पे आपने कुछ कंट्रीब्यूशंस करे हो, उसका एक आध कोई एग्जांपल मेंशन कर सकते हो इसमें? राइट, सो मैं 3 कम्युनिटीज़ का पार्ट थी उस टाइम। ओपन आर्काइव जहाँ मैं इंटर्न बनी, उसके बाद एक्लिप्स एडोप्टियम एंड फेडोरा डिज़ाइन। तो फेडोरा डिज़ाइन में भी रेगुलरली मैं डिज़ाइन कंट्रीब्यूशंस कर रही थी, बट मैं उस टाइम काफ़ी नी थी ग्राफिक डिज़ाइन से, तो मुझे ये था कि मुझे अभी ये फील्ड एक्सप्लोर करनी है, तो इसलिए मैंने वो चूज़ करा प्रोजेक्ट। एंड एक्लिप्स एडोप्टियम मेनली जावास्क्रिप्ट पे था, एंड उसमें न्यू-न्यू लैंग्वेजेज़ भी मुझे सीखनी पड़ी, जैसे एक्सएमएल, पीएचपी, पर्ल, ये सब चीज़ें भी सीखनी पड़ी। तो वहाँ पे आई वाज़ लर्निंग न्यू स्टफ एंड कंट्रीब्यूटिंग। तो उसमें भी आई कंट्रीब्यूटेड बाय रिमूविंग अ सिग्निफिकेंट कोड एंड चेंजिंग द लॉजिक पार्ट ऑफ इट। तो ओके। उसमें जैसे पाइपलाइन रन करनी थी, उसका आई चेंज्ड द कोड। तो एक ये सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन थी, एंड मेरे साथ जो बाकी इंटर्न्स थे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे-अच्छे कंट्रीब्यूशंस करे थे उसी प्रोजेक्ट में।
सो एंड ओपन आर्काइव में भी जैसे उनका जो उस टाइम डिमांड थी वीडियो के ट्यूटोरियल्स क्रिएट करना या फिर किसी स्ट्रैटेजाइज करना उनकी जो ग्रोथ है उसको, तो उसमें भी आई हेल्प्ड अ लॉट। एंड वहाँ पे सिर्फ ये नहीं होता कि कंट्रीब्यूशन पीरियड में कि तुम अपना खुद की मेहनत करे जा रहे हो, जो बाकी लोग तुमसे बाद में आते प्रोजेक्ट में, तुम उनको भी हेल्प कर सकते हो कि अच्छा ठीक है प्रोजेक्ट ऐसे सेटअप करना है अपने डेस्कटॉप में, या ये कुछ कुछ दिक्कत आई है तो इसको ऐसे सॉल्व किया था मैंने, यू कैन ऑल्सो डू दैट। तो अपने जो फेलो कंट्रीब्यूटर्स हैं उनकी हेल्प करना भी बहुत बड़ा पैरामीटर देखा जाता है जब इंटर्न सेलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि उनको ऐसे लोग चाहिए जो लोग हेल्पफुल हो, जो लोग टीम प्लेयर हो। ये ना हो सिर्फ अपना देखिए कि अरे नहीं ठीक है मैं सिलेक्ट हो जाऊँ, बाकी लोगों से मुझे मतलब नहीं है। बिल्कुल सही बताया, ये टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी लार्जर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आपको कोलैबोरेट करना है सभी से। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट मेंशन करा है। तो इसके बाद ये जो मार्च अप्रैल में आपका कंट्रीब्यूशन पीरियड हो गया, हम्म। देन इसके बाद आपके आई गेस कंट्रीब्यूशन रिव्यूज़ होते होंगे। हाँ, तो कंट्रीब्यूशन रिव्यू के लिए फाइनल एप्लीकेशन भरी जाती है। तो उस फाइनल एप्लीकेशन में आपको ना सारे आपके जो पीआर के लिंक्स होते हैं, या फिर सपोज़ अगर आपने गूगल डॉक्स में कुछ कंट्रीब्यूशन किया है या फिर आपने कुछ डिज़ाइन कंट्रीब्यूशन किया है, तो आपको उनके लिंक्स पेस्ट करने होते हैं कि अच्छा ठीक है मेरे ये 4-5 पीआर हैं, ये 4-5 लिंक्स हैं। ये मैंने कंट्रीब्यूट किया है ड्यूरिंग दिस 1 मंथ। तो कंट्रीब्यूशन के पीरियड के अगर आप पहले भी कंट्रीब्यूट करते हो उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो फ़र्क नहीं पड़ता। दे ओनली जज यू ऑन द बेसिस ऑफ कि आपने कंट्रीब्यूशन पीरियड में कितना काम किया है, ठीक है? ओके। तो इस वाले एप्लीकेशन में आपसे पूछा जाता है कि ठीक है अगर आप 12 हफ्ते यहाँ इंटर्न है तो आप कैसे-कैसे काम करोगे? तो आपसे वीक वाइज़ या फिर जैसे आप भी अपना प्लान चॉक आउट करना चाहें, वहाँ पे आप लिख के बता सकते हैं कि ठीक है पहले हफ्ते में सेटअप करेंगे हम, पहले हफ्ते में ये करेंगे, दूसरे हफ्ते में इश्यूज़ पे काम करना शुरू करेंगे, तीसरे हफ्ते हम कोड चेंज करेंगे, चौथे हफ्ते में कोड रिव्यू कराएँगे। तो ये ऐसे-ऐसे चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं अपने फाइनल प्लान में। ऑल्सो आपसे वो दोबारा पूछेंगे कि आपकी 42 डेज़ की कमिटमेंट जो हमने पहले पूछी थी, वो अभी भी सेम है या फिर आपको कुछ और काम आ गया है? तो आपको सच-सच बताना होता है कि अच्छा ठीक है, मेरा भी 42 डेज़ ये खाली हैं या फिर नहीं मुझे कोई और इंटर्नशिप मिल चुकी है, मैं उधर कंट्रीब्यूट करूँगा। इस सब के बेसिस पे वो लेते हैं 2 हफ्ते इसके बाद, एंड वो फिर इंटर्न सिलेक्शन का मेल भेजते हैं ऑलमोस्ट 2 हफ्ते बाद जब कंट्रीब्यूशन पीरियड खत्म हो जाता है। ओके, सो मार्च अप्रैल में आपका कंट्रीब्यूशन पीरियड हो गया, एंड जो फाइनल एप्लीकेशन का रिजल्ट कब आता है? वो आता है मई के सेकंड वीक तक आता मई है, के क्योंकि सेकेंड वीक में आता है। वही ओके। जैसे उन्होंने 2 हफ्ते दिए कंट्रीब्यूशन पीरियड खत्म होने के बाद, तो अप्रैल एंड में खत्म हुआ, मई सेकंड वीक तक रिजल्ट आया एंड मई एंड तक आपकी इंटर्नशिप शुरू हो जाती है अगर आप इंटर्न सेलेक्ट हो चुके हैं तो। ओके, सो मैं एंड में आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। एंड राइट। इंटर्नशिप कितने टाइम की होती है? इंटर्नशिप होती है 3 महीने की अप्रॉक्सिमेटली 12 ओके। हफ्ते। एंड उस दौरान इंटर्नशिप के दौरान आपको जैसे ब्लॉग्स लिखने को बोला जाता है, मतलब आपका जो काम है उसके अलावा आउटरीची ऑर्गेनाइजर्स आपको एनकरेज करते हैं कि आप ब्लॉग्स लिखिए। एंड 4-5 ब्लॉग्स होते हैं वो उसका आपको थीम दिया जाता है कि ठीक है आप इस थीम के अराउंड बताइए कि आपका प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है, प्लस आपने जो स्ट्रगल्स अभी तक फेस किए हैं कंट्रीब्यूशन पीरियड के दौरान, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हो। जैसे मैंने अपने टाइम पे भी ब्लॉग्स लिखे थे, मैंने ये सब चीज़ें बताई थी कि मेरा प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है। एंड लाइक बाकी और भी रैंडम टॉपिक्स दिए जाते हैं जो आपके प्रोजेक्ट से मेबी ना रिलेट करें, बट वैसे आप उन चीज़ों पे लिख सकते हैं। एंड ब्लॉग्स के अलावा हर 2 हफ्ते में जैसे आउटरीची के जो इंटर्न्स होते हैं बाकी जो आपके ऑर्गेनाइज़ेशन में नहीं है बट वो भी इंटर्न कर रहे हैं, उन सब से आपकी मीटिंग होती है, ऑर्गेनाइज़र्स वो मीटिंग रखवाते हैं एंड उसमें नई-नई चीज़ें डिस्कस होती हैं, जैसे ओपन सोर्स कॉन्फ्रेंसेस क्या होती हैं एंड ओपन सोर्स जॉब और अपॉर्च्युनिटीज़ कैसे मिल सकती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन होता है जो कि मेनली ओपन सोर्स के अराउंड होती हैं। तो इन 3 महीनों में काफ़ी कुछ सीखते हैं आप एंड काफ़ी कुछ मेंटर आपको सिखाते हैं, वो आपको फीडबैक देता है। आप अपने मेंटर को फीडबैक देते हो, वो आपका फीडबैक देता है एंड इस फीडबैक के बेसिस पे जो आपको स्टाइपेंड मिलता है, जो मेरे टाइम पे $6000 था एंड अब $7000 हो चुका है। तो आपको 3 फेजेज़ में वो बँट के मिलता है, डिपेंड करता है कि आपका मेंटर फीडबैक कैसा है। अगर आपका फीडबैक ओके है, क्लियर हो चुका है, तो आपको वो स्टाइपेंड का पार्ट मिल जाता है। ओके, सो ये जो इंटर्नशिप में प्रोजेक्ट्स मिलते हैं अपन को, ये सेम वही प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कंट्रीब्यूशन के टाइम करे थे, या कोई हाँ, डिफरेंट होते हैं? जो 3 प्रोजेक्ट्स आपने चूज़ करते हैं, उसमें से किसी एक में आप सिलेक्ट होंगे और आपको उसी प्रोजेक्ट पे आगे काम करना होता है ओके। 3 महीने के लिए। और स्टाइपेंड भी यार बहुत अच्छा है ये, जो कि 6 लाख स्टाइपेंड कम नहीं है इंडिया में। सो ट्रू। सो ये यार बहुत बड़ा मोटिवेशन है हर एक स्टूडेंट के लिए जो अभी सेकेंड ईयर में, और अभी से अगर वो इस इंटर्नशिप को क्रैक कर ले तो बहुत ही सही चीज़ है ये। एंड लास्ट में कुछ टिप देना चाहोगे सभी जूनियर्स को? वही मेरी तरफ से ये टिप्स है कि
पहले तो एसेज बहुत अच्छे से लिखना, एकदम रियल, ऑनेस्ट, रॉ आंसर। कुछ ऐसे फैंसी करने की ज़रूरत नहीं कि अरे नहीं-नहीं ये मेरी स्टोरी तो थोड़ी बुरी लग रही है, थोड़ा बढ़ा-चढ़ा के बताते हैं या एग्ज़ैजरेट करते हैं। जो है एज़ इट इज़ वही लिखना है, कुछ ऊपर नहीं, कुछ नीचे नहीं। ऑल्सो कंट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के दौरान जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें जो-जो स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे टेक स्टैक अगर एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट लगा लें या फिर फ्लटर, पाइथन कुछ भी, तो उसका लेवल मेंशन्ड होता है कि 5 माने कि आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, आपको एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज है, आपने प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं। 4 इज़ लाइक अच्छा ठीक है, आपने सीखी हुई है बट अभी आपका प्रोजेक्ट बनाने हैं। 3 इज़ है कि आपने सीखी हुई है, ठीक है, अच्छी बात है बट अभी आप उतने फ्लुएंट नहीं है। 2 का लेवल होता है कि अगर आपने बस नाम पता है, थोड़ा बहुत कुछ आइडिया तो अच्छी बात है। एंड 1 का जो लेवल होता है, वो तो अच्छा ठीक है, नहीं भी पता तो भी चल जाएगा। तो इस तरह से एक स्किल को रेट किया जाता है 1 से 5 के बीच में। तो वही प्रोजेक्ट्स चुनें जिसमें आपका स्किल आपको पता हो कि अच्छा ठीक है, मुझे एचटीएमएल, सीएसएस आते हैं, तो मुझे वही प्रोजेक्ट्स चुनने हैं, जिसमें मेजरली वो टेक स्टैक रिक्वायर्ड हो। कुछ ऐसा नया उठाना रिस्की हो सकता है इस टाइम पे, बिकॉज़ आपको उस 1 महीने में कंट्रीब्यूट भी करना है और अगर आप नई चीज़ सीखने भी बैठ गए साथ में, तो वो चीज़ आपकी प्रोग्रेस को थोड़ा कम कर सकती है। तो मैं तो ये कहूँगी कि प्रोजेक्ट उसी हिसाब से सेलेक्ट करो जो आपके एक्जिस्टिंग स्किल्स हैं। अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो कोई डरने की बात नहीं है। आउटरीचिंग में प्रोजेक्ट जैसे टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कम्युनिटी मैनेजमेंट हो गया, रिसर्च हो गया, इन सब चीज़ों पे भी प्रोजेक्ट्स आते हैं। ये सिर्फ़ कम्युनिटी कोडिंग के लिए नहीं है, बाकी चीज़ों से भी आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आप इन सबको ध्यान में रखते हुए अपने प्रोजेक्ट्स चुनिए एंड ऑल द बेस्ट। ओके, सो इससे यार बहुत अच्छी बात निकल के आती है कि अगर आपके पास कोई भी स्किल हो, भले वो टेक हो, नॉन टेक हो, कोई भी स्किल हो, आप सभी स्किल्स के लिए वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको सभी स्किल्स पे वहाँ पर प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं एंड आपको अपने नीड के हिसाब से, आपकी स्किल्स के हिसाब से आप अपने प्रोजेक्ट्स को सॉर्ट करके वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रिलेटेड टू आउटरीच इंटर्न। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो फील फ्री टू कमेंट इट डाउन, वी विल ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल. So yeah, thank you Vani for joining us. Thank you, Gantavya, for inviting me today.